मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाने दीजिए। एक लड़की जिसके बदन पर सिर्फ सफेद खादी की साड़ी लिपटी थी, वो लगातार सबसे गिड़गिड़ा रही थी। उसके हाथ पैर पर घाव के गहरे निशान थे और बालों का जूड़ा पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन उसके पीछे खड़ी उन दासियों ने जरा सा भी रहम नहीं दिखाया। वो लड़की राजमहल में थी और जिस कक्ष में उसे रखा गया था वो शाही साजो सामान से सजा हुआ था। दीवारों पर बारीक नक्काशी थी, छत पर बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे और पर्दे सोने की तरह चमक रहे थे। लेकिन उस वैभव के बीच कबीले की वो मासूम लड़की जमीन पर बैठकर रो रही थी। तभी वहां खड़ी एक कुबड़ी दासी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, चुप कर, जब से आई है तब से रोए जा रही है। चलो सब, इसे दुल्हन की तरह सजाओ। लड़की तड़प उठी और हाथ जोड़कर बोली, देखिए, मुझे घर जाने दीजिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप समझ रही हैं। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। अरे तू समझती क्यों नहीं? कुबड़ी दासी हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन स्वभाव बहुत सख्त था। उसने लड़की के गालों को जोर से पकड़ा और उसके चेहरे के करीब आते हुए बोली, देख, मेरी बात सुन। अगर आज रात तूने राजकुमार को खुश कर दिया तो तू हमेशा के लिए इस महल की रानी बन जाएगी। ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुझे राजकुमार की दुल्हन बनाया जा रहा है। लड़की ने रोते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या क्या ये सच है? कुबड़ी दासी रहस्यमयी ढंग से हंसी। हाँ, तेरी तरह यहाँ कई लड़कियाँ लाई गईं, पर अफसोस कोई भी राजकुमार को खुश नहीं कर पाई। आज वो मौका तुझे मिला है। लालच और डर के बीच झूलती वो लड़की अचानक चुप हो गई। कुबड़ी दासी के चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान आई। उसने दासियों को इशारा किया, इसे सजाओ। इसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसे ऐसा रूप दो कि राजकुमार देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएं। कुछ ही देर में कबीले की वो साधारण सी लड़की एक राजकुमारी की तरह दिखने लगी। आईने में अपना चेहरा देखकर वो खुद हैरान थी। कुबड़ी दासी ने उसकी नजर उतारते हुए कहा, वाकई तू तो अभी से रानी लग रही है। जा, अब हमारे राजकुमार का हृदय जीत ले। अब उस लड़की के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। एक पल के लिए वो भूल गई कि उसे यहाँ अपहरण करके लाया गया था। वो महल की सजावट को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। कमरे के बाहर एक लंबा गलियारा था जहाँ चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढाल और तलवार लिए सैनिक तैनात थे। वो उन सब के बीच से किसी रानी की तरह गुजर रही थी और दासियां उसके पीछे ऐसे चल रही थी जैसे वे उसकी निजी परिचारिकाएं हो। लड़की के मन में अब बड़े बड़े अरमान जागने लगे। तभी वो एक विशाल कक्ष के दरवाजे पर आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कक्ष बेहद भव्य था। ऊंचे ऊंचे रोशनदानों से तारों भरा आसमान दिख रहा था और दूसरी तरफ से पूरा नगर रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा था। कमरे में दुनिया भर की कीमती तस्वीरें, सोने चांदी के गुलदस्ते और कलाकृतियां सजी थी और कमरे के बीचों बीच सजा था वो शाही बिस्तर जो आज की रात के लिए तैयार किया गया था। दासियों ने लड़की को बड़े आदर के साथ उस बिस्तर पर बिठाया और खुद बाहर निकल गई। अब वो अकेली थी, अपने सपनों और आने वाले राजकुमार के इंतजार में। तभी वो कुबड़ी दासी हाथ में दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने गिलास मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही इस महल की रानी बनोगी। तुम में वो हुनर दिख रहा है। बस कुछ ही देर में हमारे राजकुमार यहाँ होंगे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और भारी दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उस लड़की का नाम चांदनी था। बड़े प्यार और विस्मय से कमरे को निहार रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। अचानक उसे कमरे के बाहर हलचल सुनाई दी। राजकुमार के कदमों की आहट अब साफ समझ आ रही थी। जैसे ही धीरे से दरवाजा खुला, चांदनी सिहर गई। उसने तिरछी नजरों से सामने देखा। सामने से सोने और चांदी के आभूषणों से लदे हुए राजकुमार चले आ रहे थे। राजकुमार युवांश, विराजगढ़ के इकलौते युवराज।
जिनकी आंखें नुकीली और तेज थीं, सुराही जैसी गर्दन और गठीला शरीर। उन्हें देखकर चांदनी अपने रानी बनने के सपने को सच होते देखने लगी। राजकुमार उसके करीब आए और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी ने डरते डरते धीरे से कहा, चांदनी। राजकुमार ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उनके हाथ हवा में ही रुक गए। चांदनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ राजकुमार? क्या हमसे कोई भूल हो गई? राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा, हाँ, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? चांदनी भी उनके पीछे खड़ी हुई और बोली, जी, हम अपनी मर्जी से आए हैं। राजकुमार उसकी तरफ पलटे और उसके और करीब जाते हुए बोले, एक बार और सोच लो। चांदनी ने शर्म से नजरें झुका ली और कहा, सब सोच लिया है राजकुमार, हम आज की रात आपको निराश नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने हिम्मत जुटाकर राजकुमार का हाथ थामा और उन्हें शाही बिस्तर की ओर ले आई। उस समय कक्ष के ठीक बाहर महाराज, सेनापति और महामंत्री खड़े थे। अंदर की सारी बातें उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। महाराज ने खुश होकर महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, मुझे लगता है हमारी बरसों की तपस्या आज सफल होने वाली है। महामंत्री ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमने कहा था ना महाराज, गुरुदेव की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होगी। अभी महाराज अपनी खुशी मना ही रहे थे कि अचानक कमरे के अंदर से चांदनी की एक रूह कपा देने वाली चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा महल दहल उठा। महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सेनापति, दरवाजा तोड़ो। सेनापति ने अपने कंधे से जोरदार धक्का देकर दरवाजा खोला। महाराज और महामंत्री भी पीछे पीछे अंदर भागे, लेकिन सामने का नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठी। कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी। उसी शाही बिस्तर पर जहां कुछ देर पहले सपने बुने जा रहे थे, वहां चांदनी की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर किसी जंगली जानवर के नुकीले नाखूनों के गहरे निशान थे, जिनसे खून की धारा बह रही थी। कुछ ही देर पहले दुल्हन की तरह सजी वो सुंदर लड़की अब खून से लथपथ और बेजान पड़ चुकी थी। उसका शरीर सफेद हो गया था। महाराज ने कांपते हाथों से अपना पसीना पोंछा और सेनापति को हुक्म दिया, तुरंत जाओ और राजकुमार को ढूंढो, वे कहाँ गए। सेनापति तुरंत वहां से निकल पड़े। इसके बाद महाराज ने महामंत्री से कहा, इस शव को यहाँ से हटाओ और ये सारा खून साफ कराओ। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आज रात यहाँ क्या हुआ। तभी महाराज की नजर रोशनदान की तरफ गई। वहां खून से सने पैरों के निशान बने थे जो बाहर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने उन निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन निशानों का पीछा करो। पता नहीं मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है, वो शुभ भविष्यवाणी कब सच होगी। इतना कहकर महाराज भारी मन से कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन वहां अंधेरे में कोई और भी मौजूद था जिसकी नजरें उन पर जमी हुई थी। वो रहस्यमयी साया भी चुपचाप वहां से ओझल हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो नगर बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, मानो बीती रात महल में कुछ हुआ ही ना हो। बाजार सज चुके थे और लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी। उसी समय सेनापति जी कुछ सैनिकों के साथ राजमहल की तरफ लौट रहे थे। उनके चेहरे पर छाई मायूसी साफ बयां कर रही थी कि राजकुमार का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तभी उनके कानों में कुछ आवाजें पड़ी, वेदिका, वेदिका बेटा, मेरी बच्ची बेहोश हो गई है, इसे देख तो सही क्या हुआ है। सामने जड़ी बूटियों की एक छोटी सी दुकान थी जहां लोग एक लड़की को पुकार रहे थे। सेनापति की नजरें वेदिका को ढूंढने लगी। वो सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है जिसे लोग इस तरह पुकार रहे हैं। तभी पीछे से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। एक लड़की दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जब सेनापति ने उसे देखा वो जैसे सुध-बुध खो बैठे थे। ऐसी सादगी और खूबसूरती उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चांद सा दमकता चेहरा, कमर तक लटकते घने बाल, हिरण जैसी चंचल आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल होंठ। गले में चांदी की एक साधारण सी माला, कानों में कुंडल और माथे पर झूलती बालों की एक लट उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो उसके रास्ते में खड़े हैं। वेदिका ने सेनापति के चेहरे के सामने जोर से ताली बजाई। सेनापति हड़बड़ाकर होश में आए। वेदिका ने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, महोदय कृपया रास्ते से हटिए, मुझे उस बच्ची का उपचार करना है। सेनापति तुरंत एक तरफ हट गए। सेनापति जी लगभग 30 की उम्र के थे। पूरे साम्राज्य में उनकी ख्याति विद्यमान थी। अपने पराक्रम और मनोबल के दम पर उन्होंने प्रधान सेनापति की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन पहली बार कोई स्त्री उन्हें देखकर पहचान नहीं पाई थी। ये बात उनके मन में और ज्यादा वेदिका के लिए आकर्षण का भाव पैदा कर रही थी।
इसलिए वो दूर से ही खड़े होकर वेदिका को देखने लगे कि आखिर वेदिका क्या कर रही है। इधर वेदिका ने फुर्ती से एक औषधि तैयार की और उसे बच्ची को पिला दिया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में बच्ची को होश आ गया। सेनापति खड़े होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब बच्ची की माँ ने कुछ मुद्राएं निकालकर वेदिका के सामने रखी। वेदिका ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं माताजी, आप तो जानती हैं कि मैं उपचार के पैसे नहीं लेती। किसी को जीवन दान देना और सहायता करना मेरा कर्तव्य है, व्यापार नहीं। आपकी बच्ची ठीक हो गई, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। वहाँ खड़े लोगों ने वेदिका के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेर सारी दुआएं दी। बच्ची की माँ ने भावुक होकर कहा, कन्या, तुम सच में हम गरीबों के लिए वरदान हो। सुखी रहो और हमेशा सौभाग्यवती भव। जब सब चले गए तो वेदिका की नजर सामने खड़े सेनापति पर पड़ी। वो मंद मुस्कान के साथ वेदिका को निहार रहे थे। अपनी ओर इस तरह निहारते देख वेदिका उनके पास आई और अपनी आंखें ऊपर उठाकर बड़े ही भोलेपन से पूछा, क्या हुआ? क्या आपको भी कोई औषधि चाहिए? आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? सेनापति अभी कुछ बोल ही पाते कि तभी अचानक वेदिका को एक जोरदार धक्का लगा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ में रखी जड़ी बूटियां हवा में उछलकर चारों तरफ बिखर गईं। सेनापति ने फुर्ती दिखाते हुए वेदिका को गिरने से तो बचा लिया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके गले से एक साथ बस एक ही शब्द निकला, राजकुमार। राजकुमार यहाँ और इस हालत में? वेदिका ने हैरानी से सामने की तरफ देखा। एक लड़का जिसकी पीठ सेनापति और वेदिका की तरफ थी, तेजी से आगे भागा जा रहा था। उसे देखकर सेनापति दंग रह गए। उन्होंने वेदिका से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। सेनापति तुरंत उसके पीछे भागे और उसका कंधा पकड़कर उसे रोका। राजकुमार, रुकिए। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, सेनापति के होश उड़ गए। सामने राजकुमार नहीं बल्कि उनके जैसे कपड़े पहने हुए एक साधारण सा लड़का था। सेनापति ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और राजकुमार के कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बुरी तरह घबरा गया। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए सेनापति जी, ये कपड़े मुझे जंगल के रास्ते में लावारिस मिले थे। मुझे अच्छे लगे तो मैंने पहन लिए, पर कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए मैं डरकर भाग रहा था। जंगल के रास्ते में मिले? सेनापति ने सोच में डूबते हुए पूछा। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। सेनापति ने उसे कुछ भी नहीं किया और समझाकर जाने दिया। दूर खड़ी वेदिका ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपनी टोकरी में जड़ी बूटियां समेटी और सेनापति के पास जाकर उन्हें थमा दी। आप एक नेक इंसान है सेनापति जी, हमें माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। ये आपके लिए है। सेनापति जी वहां रुककर वेदिका से बातें करना चाहते थे, पर अब उनका ध्यान राजकुमार की तलाश पर था। उन्होंने वहां अपने साथ आए एक सैनिक को इशारों में महाराज के पास भेजा ताकि वो उन्हें सूचित कर सके कि राजकुमार का पता चल चुका है, वो उस जंगल में है। सैनिक के जाते ही सेनापति जी ने जड़ी बूटियों की टोकरी वेदिका के हाथ से ली, पर उसी वक्त उनकी उंगलियां वेदिका की उंगली से छू गई। उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से होकर गुजरा, मानो वक्त थम गया हो। वो टोकरी हाथ में लिए खड़े रह गए। तभी वेदिका ने पूछा, क्या हुआ सेनापति जी, सब ठीक तो है ना? सेनापति जी ने खुद को संभाला और जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसका भुगतान बाद में कर दूंगा, अभी मुझे एक जरूरी काम से निकलना होगा। वो वहां से तेजी से आगे बढ़ गए और वेदिका उन्हें जाते हुए देखती रही। सेनापति जी, काफी सुना था आपके बारे में, इस पूरे महल में आपके जैसा वफादार कोई भी नहीं, और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। वेदिका वापस अपनी दुकान में आई जहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। वेदिका ने कहा, बाबा, हमने सारी जड़ी बूटियां सेनापति जी को दे दी हैं, कल के लिए कुछ भी नहीं बचा है, हम और जड़ी बूटियां लाने जंगल जा रहे हैं। उसके बाबा ने चिंता जताते हुए कहा, नहीं वेदिका, आजकल माहौल ठीक नहीं है। खबर मिली है कि पास के कबीले से एक और लड़की का अपहरण हो गया है। हर दिन किसी न किसी लड़की का अपहरण हो रहा है, तुम अब अकेले कहीं भी मत जाना। वेदिका ने नटखट अंदाज में अपनी कमर पर हाथ रखा और बोली, बाबा, क्या आपको अपनी पुत्री पर भरोसा नहीं है? हम अकेले ही सबके लिए काफी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो अपनी टोकरी उठाकर जंगल की ओर निकल गई। बाबा उसे रोकना चाहते थे पर वो रुकी नहीं। उधर जंगल की गहराई में कुछ नकाबपोश लुटेरे टोली बनाकर बैठे थे। उनमें से एक बोला, महाराज के लिए लड़कियों का अपहरण करना अब खतरे से खाली नहीं है, हमें इस काम के लिए और ज्यादा पैसे मांगने चाहिए।
दूसरे ने उसे टोकते हुए कहा, बंधु, उन्होंने पहले ही हमें 100 सोने की मुद्राएं दी हैं, ज्यादा लालच मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो काम और सुरक्षा हमें मिली है वो भी छिन जाए। जब तक रोजी रोटी चल रही है चुपचाप काम करो। तभी तीसरे लुटेरे ने चिंता जताई, लेकिन अब लड़कियों का इंतजाम कैसे होगा? कबीले वाले सतर्क हो गए हैं, हमें अब और भी सावधानी से काम करना होगा। तभी चौथे लुटेरे ने चौकन्ने होकर कहा, चुप रहो, क्या तुम लोगों को किसी के आने की आवाज आ रही है? बाकी लुटेरे हंसने लगे। इस जंगल में जानवरों के अलावा और कौन होगा? तू खामखा डर रहा है। तभी एक लुटेरे ने अपने कान तेज करते हुए कहा, नहीं, मुझे पायल की आवाज आ रही है, तुम लोग भी सुनो। सबने ध्यान दिया तो पायल की छन छन की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लुटेरे एक दूसरे को चमकती आंखों से देखने लगे। उनके मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी 100 सोने की मुद्राओं का जुगाड़ हो गया। एक कन्या खुद चलकर हमारे पास आ रही है, चलो देखते हैं कौन है। वे सब तुरंत आवाज की दिशा में चल दिए। दूसरी तरफ वेदिका अपनी ही धुन में मग्न जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। वो हर पौधे को ध्यान से देखती, उसे सूंघती और फिर तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती। वो घना जंगल ऊंचे पत्थरों, गीली मिट्टी और फलों से लदे पेड़ों से भरा था। देखते ही देखते वेदिका की टोकरी भरने वाली थी। इतनी जड़ी बूटियां कम से कम 1 महीने तक तो चली जाएंगी, अब वापस लौटना चाहिए। वो मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर खून से सना हुआ था। ये देखकर वेदिका की सांसें थम गई। उसने उंगली से खून को छुआ और सूंघकर चौंक गई। ये तो किसी मनुष्य का खून है, इसका मतलब यहाँ कोई घायल है। वो खून के धब्बों का पीछा करते हुए नदी के किनारे जा पहुंची। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक विशाल शरीर बेहोश पड़ा था, जो न पूरी तरह जानवर था और न ही इंसान। उसका शरीर हिरण जैसा था और उस पर घने बाल थे। हाथ पैर भयानक जानवर जैसे नुकीले नाखूनों में बदल चुके थे, लेकिन चेहरा इंसान जैसा था। नाक हिरण जैसी थी और सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। वेदिका उसे निहारती रही। ये कौन है, जानवर या मनुष्य? उसने देखा कि उस जीव के पैरों में बहुत गहरी चोट थी। वेदिका ने अपनी टोकरी से औषधि निकाली और कहा, चाहे जो भी हो, इसकी मदद करनी चाहिए। शायद भगवान ने इसीलिए आज हमें जंगल भेजा है। उसने जख्म पर मलहम लगाया और बड़े प्यार से उसके सींगों को सहलाते हुए बोली, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, पर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। हम मनुष्यों के बीच तुम्हारी जगह सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर उसने उस जीव के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से निकल गई। वेदिका के जाते ही उस जीव के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। देखते ही देखते उसके सींग गायब होने लगे, शरीर के बाल झड़ने लगे और उसके हाथ पैर पूरी तरह मनुष्य रूप में बदल गए। वो अब एक साधारण इंसान दिख रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। इस बात से अनजान कि वेदिका ने आज किसे बचाया है, वो अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि वे चारों लुटेरे उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही वेदिका का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांति से पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या आपको भी जड़ी बूटियां खरीदनी है? एक लुटेरे ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, हमें जड़ी बूटियां तो चाहिए, पर ये वाली नहीं। ये कहते हुए उसने वेदिका का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वेदिका फुर्तीली थी। उसने अपनी भारी टोकरी लुटेरे के मुंह पर दे मारी और उसे धक्का देकर जंगल की ओर भागने लगी। बचाओ, कोई मदद करो! वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। लुटेरे उसके पीछे भागते हुए चिल्लाए, तुझे आज कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे बेचकर आज हमें 200 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। आज तो हमारी किस्मत चमक गई। वेदिका पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन तभी उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। वो दर्द से कराह उठी और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। इतने में एक लुटेरा घोड़े पर सवार होकर वहां आ पहुंचा और उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसने अपनी कटार निकाली और वेदिका के सामने जमीन पर गाड़ते हुए बोला, भागने की सोचना भी मत, वरना ये कटार देख रही है, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। जैसे ही वो लुटेरा घोड़े से नीचे कूदा, वेदिका ने फुर्ती दिखाते हुए उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर से अपने चोटिल पैर से घसीटते हुए आगे की तरफ भागी। वो बेतहाशा चिल्ला रही थी, कोई मदद कीजिए, बचाओ! वेदिका की चीखें पूरे घने जंगल में गूंज रही थी, लेकिन मदद के लिए वहां कोई नहीं था। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस उसी के पास लौट आती। जल्द ही उन चारों लुटेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब बचकर कहाँ जाएगी? बहुत तेज बनती है तू! एक ने गुस्से में चिल्लाते हुए वेदिका के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वार इतना तेज था कि वेदिका धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक
सन्नाटे को चीरती हुई उन लुटेरों के चीखने की आवाज आई। वेदिका ने घबराकर पीछे पलटकर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी कुछ पल पहले जो लुटेरे उस पर हंस रहे थे, वे चारों खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहे थे। सामने का मंजर देखते ही वेदिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वेदिका अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वहीं जम गई। तभी उस शख्स ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें इस घने जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था। वेदिका ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और खड़ी हो गई। वैसे तो मैं अक्सर इस जंगल में आती हूँ, पर इन लुटेरों से आज पहली बार सामना हुआ है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही सेनापति थे जो वेदिका से बाजार में मिले थे। सेनापति विक्रम ने वेदिका की जान बचाई थी। सेनापति ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हमें खबर मिली थी कि जंगल में कोई खूंखार जानवर घूम रहा है, बस उसे ही पकड़ने आए थे। ये सुनकर वेदिका चौंक गई। उसे तुरंत नदी के किनारे दिखा वो अजीब सा जानवर याद आ गया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो सेनापति को उस जानवर के बारे में बता दे, लेकिन अगले ही पल वो ठहर गई। उसने सोचा कि अगर सेनापति को पता चला तो वो उसे पकड़ लेंगे, बंदी बना लेंगे या शायद मार डालेंगे। इसलिए बात संभालते हुए वेदिका ने कहा, मैं काफी देर से यहाँ जड़ी बूटियां ढूंढ रही हूँ, पर मुझे तो कोई जानवर नहीं दिखा। वैसे भी सेनापति जी, आजकल इंसानों को जानवरों से ज्यादा खतरा इन लुटेरों से है। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। उसने आगे कहा, अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो बस एक उपकार कीजिए, पता लगाइए कि लड़कियों का अपहरण करने वाले ये लुटेरे कहाँ से आए हैं। ये मुझे भी बेचकर 200 सोने की मुद्राएं कमाने वाले थे, इसीलिए मैंने इन्हें खत्म कर दिया। अब ये किसी और लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सेनापति विक्रम की बात सुनकर चलते हुए वेदिका ने कहा, उम्मीद है कि अब हमारे कबीले की कोई लड़की लापता नहीं होगी। सेनापति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बात पलटते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। वेदिका ने साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे रास्ता पता है। आपने मेरी मदद की, इसके बदले मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि जब भी आपको किसी औषधि की जरूरत हो आप मुझसे मुफ्त में ले सकते हैं। इतना कहकर वेदिका चली गई। सेनापति उसे जाते हुए मुस्कुरा कर देखते रहे। तभी पीछे से एक सैनिक आया और धीरे से बोला, सेनापति जी, आपने इन्हें क्यों मार दिया? ये तो वही लुटेरे थे जो महल तक लड़कियां पहुंचाते थे। सेनापति ने उसे घूर कर देखा और कड़क आवाज में बोले, ये बात महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। वैसे भी ये तो सिर्फ 4 थे, महाराज ने पूरे साम्राज्य में अपने लोग फैला रखे। वैसे राजकुमार मिले या नहीं? सैनिक ने जवाब दिया, मिल गए हैं और उन्हें राजमहल के लिए रवाना कर दिया गया है। इधर वेदिका जब अपने घर पहुंची तो बाहर का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। उसके घर के सामने राजमहल के ढेर सारे सैनिक खड़े थे। ये सैनिक हमारे घर क्या कर रहे हैं? वो तुरंत अंदर की तरफ भागी। अंदर उसके पिता बैठे थे और उनके सामने महामंत्री जी विराजमान थे। वेदिका को आता देखकर उसके पिता बोले, वेदिका पुत्री, यहाँ आओ। वेदिका ने महामंत्री को प्रणाम किया और पिता की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसके पिता ने कहा, पुत्री, ये राजमहल के महामंत्री जी हैं। ये चाहते हैं कि हम इनके साथ राजमहल चलें। पर क्यों? वेदिका ने हैरानी से पूछा। महामंत्री जी ने उत्तर दिया, पुत्री, राजकुमार को बहुत गहरी चोट आई है और वे तब से बेहोश हैं। हमारे राजवैद्य ने बहुत कोशिश की पर उन्हें होश नहीं आ रहा। हमने पूरे नगर के सभी वैद्यों को बुलाया है। जिसका भी उपचार काम करेगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। वेदिका बोली, पर पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं कीमत लेकर उपचार नहीं करती। तब उसके पिता ने समझाया, मैं जानता हूँ, पर इस वक्त राजकुमार को हमारी जरूरत है और इस वक्त मैं राजमहल नहीं जा सकता। अभी मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। शायद तुम्हारे उपचार से उनकी जान बच जाए। तुम जाओ। वेदिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटा और महामंत्री के साथ चल दी। राजमहल में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। राजकुमार अपने कक्ष में बेजान पड़े थे। लगभग 50 राजवैद्य उनके आसपास खड़े थे, पर किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। महाराज ने गुस्से में कहा, आप इतने लोग होकर भी हमारे पुत्र को ठीक नहीं कर पा रहे। अगर आज इन्हें होश नहीं आया तो हम आप सभी के सिर कलम करवा देंगे। सभी वैद्य डर के मारे कांप रहे थे। इधर सेनापति जी बाहर खड़े होकर आने वाले वैद्यों को एक एक कर अंदर भेज रहे थे। तभी उनकी नजर कतार में सबसे पीछे खड़ी वेदिका पर पड़ी। वेदिका को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता छा गई, लेकिन तब तक महामंत्री उसे लेकर महल के अंदर जा चुके थे। सेनापति का दिल बैठने लगा। उन्होंने सोचा, नहीं, मुझे वेदिका को रोकना होगा। उसे राजकुमार के पास नहीं जाने दे सकता। सेनापति मजबूर थे।
दौड़कर उस कक्ष की ओर भागे जहां सभी वैद्यों को इकट्ठा किया गया था। वहां सभी वैद्य एक एक कर राजकुमार का उपचार कर रहे थे। वेदिका भी वहां पहुंच गई। सामने बिस्तर पर राजकुमार बेहोश पड़े थे और वेदिका की नजर जैसे ही उन पर पड़ी वो ठिठक गई। ये पहली बार था जब वेदिका ने राजकुमार को इतने करीब से देखा था। उनका चेहरा देखते ही वो एक पल के लिए उनमें खोसी गई। उसने सोचा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चेहरा पहले कहीं देखा है। वेदिका अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। क्या राजकुमार हमसे पहले मिल चुके हैं? पर अगर मिलते तो हमें याद होता। हम तो पहली बार इन्हें देख रहे हैं। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी महाराज की गरजती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे पुत्र को किसी भी तरह होश में लेकर आए। इसके बदले आपको जो चाहिए वो मिलेगा। 200 सोने की मुद्राएं, 100 चांदी की मुद्राएं, हाथी, घोड़े और इसके अलावा भी आप जो मांगेंगे हम देंगे। साथ ही उसे इस महल का मुख्य राजवैद्य घोषित किया जाएगा। महाराज की बात सुनकर वहां मौजूद सभी वैद्यों की आंखों में लालच चमक उठा। सिर्फ वेदिका ही ऐसी थी जिसका ध्यान इनाम पर नहीं बल्कि राजकुमार को ठीक करने पर था। एक एक करके सभी ने अपना उपचार आजमाया, लेकिन किसी की दवा काम नहीं आई। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढल गया और आसमान में अंधेरा छाने लगा। अब वेदिका की बारी थी। सेनापति उसे रोकना चाहते थे। वो घबराहट में बार बार कमरे के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही वेदिका कक्ष की ओर बढ़ी, सेनापति की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें डर था कि अगर वेदिका राजकुमार के ज्यादा करीब गई तो कोई अनर्थ ना हो जाए। वेदिका ने कमरे के अंदर कदम रखा और महाराज की ओर मुड़कर कहा, महाराज, हमें राजकुमार के इलाज के लिए एकांत चाहिए। हम अपने उपचार के दौरान किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहते। अगर आपकी अनुमति हो तो यहाँ सिर्फ हम और राजकुमार ही रहेंगे। ये सुनते ही दरवाजे पर खड़े सेनापति के पैर ठिठक गए। उन्होंने गुस्से और डर में अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन कहा, वेदिका, मैं तुम्हें इस संकट में नहीं डाल सकता।